सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज एक बड़ा फैसला सामने आ गया। जो स्टे ऑर्डर उन्होंने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के उस फैसले पर दिया था, जो 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया था, आज उस स्टे को ख़त्म कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को बहाल कर दिया गया, जो कि PTI के लिए अब बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से क्या बल्ले का निशान मुकम्मल तौर पर जा चुका है, और अगर जा चुका है तो फिर उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या हैं। आज PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि अगर बल्ले का निशान उन्हें नहीं भी मिलता तो जो भी निशान उन्हें मिलता है वो उसी पर इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन का बाइकआउट वो किसी सूरत नहीं करेंगे, और जो भी आखिरी कानूनी और लीगल ऑप्शन होगा उस हद तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो एक सिस्टम बना हुआ है इस इलेक्शन का उसमें मौजूद रहें और इलेक्शन ज़रूर कॉन्टेस्ट करें। अब दूसरी तरफ एक और बड़े अहम केस की भी आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक था, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए और वहाँ उनका मकालमा हुआ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से, और वो भी बड़ा दिलचस्प मकालमा है। उसको भी प्रोग्राम में आगे चलकर ज़रा गुफ्तगू का मौजू बनाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मेहमान का आपसे तारुफ कराते हैं। इस वक्त हमारे कानून है हमारे साथ मौजूद हैं। यार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से बल्ला अब एक तरह से समझे कि जा ही चुका है। अभी इसका आत्मी फैसला अब सुप्रीम कोर्ट तक वो जाते हैं नहीं जाते। एक इसका कानूनी पहलू है, एक सियासी पहलू है, एक इसका टेक्निकल पहलू है। ज़रा कानूनी तौर पर और टेक्निकल लिहाज से अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या क्या ऑप्शंस बाकी हैं इस केस में, अभी कोई गुंजाइश मौजूद है उन्हें रिलीफ मिलने की या नहीं, या फिर उनके लिए इलेक्शन का चैप्टर क्लोज हो चुका है? देखें, जो PTI के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखें उसमें मल्टीपल ऑप्शंस तो ज़रूर रहेंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रजू करना भी है। लेकिन आज के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से एक बात जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए PTI की लीगल टीम को, खास तौर पे कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भाग नहीं सकते। ये इलेक्शंस कराने इलेक्शन कमीशन ने, और अगर आपको याद हो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आरोज के केस के अंदर बड़ा क्लियरली कहा था कि जुडिशरी का काम इलेक्शन करवाना नहीं है। तो अगर तो आप इलेक्शन कमीशन को बाईपास करके ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे और पिटिशनें फाइल करेंगे, कभी पेशावर हाई कोर्ट में कभी सुप्रीम कोर्ट में, तो इन एंड होना यही है कि जुडिशरी ने मैटर को रेफर इलेक्शन कमीशन को ही करना है। देखें, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के कैरेक्टर की ऊपर एवेल्युएशन नहीं कर सकती। उसी तरीके से कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकती कि PTI का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर थे। ये जुडिशरी का एम्बिट है ही नहीं। वो तो सिर्फ डायरेक्शन देन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ही अपना मुकदमा लड़ना है। लेकिन हो ये रहा है कि PTI अपना मुकदमा इलेक्शन कमीशन के सामने भी नहीं लड़ना चाहती, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने भी नहीं लड़ना चाहती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो उसके सामने भी लड़ना चाहती। सिर्फ अपने पसंदीदा एम्पायर की सेटिंग से तो आप ये अपने लीगल बैटल्स को जीत नहीं सकते। और आज यही हुआ कि नजर आया कि PTI प्री मैच्योर तरीके से सेलिब्रेट करती है। जब पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया तो PTI के जितने वकील हमारे भाइयों की तरह, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, आज एक एम्बेरसमेंट उनके सामने आ गई, क्योंकि PTI के सिंगल मेंबर बेंच के फैसले के अंदर जुरिस्डिक्शनल मसले भी थे, उसके अंदर मेरिट्स के मसले भी थे, लीगल मसले भी थे, और आज पेशावर हाई कोर्ट ने इस मैटर को स्ट्रेट कर दिया। तो इससे तो ये साबित होता है कि आप बैटल ले लेते हैं उन अदारों से जिनका मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंदर भी इलेक्शन करवाना उनका मैंडेट है। लेकिन अच्छा देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि रादर देन फाइटिंग योर ओन लीगल बैटल, PTI जो है वो बारी बारी कभी तो कहती है कि PMLN को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी कराने चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। देखें, कानूनी कागजात अगर आपके पूरे नहीं है तो आप दूसरों को रेफरेंस बनाकर अपना केस नहीं जीत सकते। आपने अपना केस अपने मेरिट्स पे जीतना है। आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थी। इवन अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक पिल्डेट, ये बड़ी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने भी कहा कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर आया, अगर आप ऑर्डर पढ़े, उसके अंदर PTI खुद एडमिट करता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया इलेक्शन करवाने के लिए, और कोई रूल्स का जिक्र कर दिया कि रूल्स को फॉलो किए। तो देखिए, ये
ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज है आपके अपने प्रोसेस में। उसके बाद आप चाहते हैं कि जुडिशरी आपका अम्ब्रेला बन जाए और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती रहे, लेकिन देखिए जुडिशरी की भी कुछ पैरामीटर्स हैं, वो अपने पैरामीटर्स में रहकर तो डायरेक्शंस दे सकती हैं अदारों को, लेकिन खुद तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकती कि खुद ही बनकर कह दें कि आपके इलेक्शंस जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर है, रिटर्निंग ऑफिसर्स आपके पसंदीदा लगेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल आपके पसंदीदा का कंपोज होगा, और आज यही नजर आया। और अब आ जाते हैं बैट के सिंबल के ऊपर। देखें, दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये कि इलेक्शंस आपके सर पे है, तो सुप्रीम कोर्ट को आप रजू करते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कह सकती कि इनको बैट का सिंबल अलॉट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट यही कह सकती है इलेक्शन कमीशन को कि एक और मौका प्रोवाइड कर दे पीटीआई को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी से रिजेंटमेंट आएगी। क्या पीटीआई को मौके मिलेंगे? ये इलेक्शन तो 2021 में होने थे, फिर 2022 में गए, फिर 2023 पे, 2 बार ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है डब्ल्यूएस ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो कितनी बार चांसेस मिलेंगे? ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये जाते हैं तो ये तो उस वक्त की बात है, फिर अब इनके पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं ये खुद किसके ऑप्शन को संजीदगी के साथ कंसीडर कर रहे हैं? नईम हैदर पंजोता साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। नईम साहब, अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कानूनी तौर पर तो आप समझिए शिकस्त हो ही चुकी है, अब आपके आगे ऑप्शंस हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में संजीदगी से आप गौर कर रहे हैं कल परसों या आगे किसी हफ्ते में, चूँकि अब वक्त तो बहुत कम रह गया है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। बिल्कुल नहीं जी, कानूनी तौर पर नहीं शिकस्त हुई, गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है और इंशाअल्लाह ताला ये एक सिर्फ जो है इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जमात का नाम है उसका मामला नहीं है, इस कौम का मामला है। आप किसी भी शख्स से कैसे उसके वोट का हक छीन सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। बल्कि मैं आपसे आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब बात यह है कि इस मुल्क की आवाम जो है वो एक पार्टी को जो है वो चूज करना चाहती है और वो अपने वोट कमाल करना चाहती है। 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और अगर एक पार्टी को निशान ही नहीं अलॉट किया जाएगा और वो निशान जो है वो एक पार्टी की एक अलामत होता है कि मैंने इस जो है इस निशान के ऊपर मोहर लगानी है और इस नुमाइंदे को मैं मुंतखब करना चाहता हूँ। और 80% अवाम इस मुल्क की इस वक्त जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी है या पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, तो आप उनके वोट के जो मैंडेट है उसके ऊपर कैसे डाका डाल सकते हैं? ये जमहूरियत के ऊपर हमला है और ये जो सारे एजेंडे किए जा रहे हैं ये कोई मुआशी इस्तेकाम के लिए जो है वो नहीं किए जा रहे, और जो सियासी इस्तेकाम है अगर जब तक वो नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेकाम कैसे आ सकता है? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जो मेरे भाई ये बात कर रहे थे कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट दोबारा कहे कि तीसरी दफा इनको मौका दिया जाए इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का, बिल्कुल जी नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कि बल्ला जो है वो हमारा हक है और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं साहब, ये बिल्कुल ये जो सियासी और अखलाकी तौर पर तो जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं चलें, ये उस जुमरे में तो ये बात आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा अगर कानूनी या टेक्निकल पॉइंट पर अगर आप आएँ तो टेक्निकली आप किस तरह से सही साबित करेंगे कि हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, वो कानून के मुताबिक थे? अदालत को आप आज नहीं मुतमईन कर सके, ज़ाहिर है जब भी वो स्टे दोबारा से ख़त्म हुआ और इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हुआ, तो ये टेक्निकली आप अपने आप को कैसे दुरुस्त साबित कर सकते हैं? नहीं देखें, आज बेसिकली फैसला नहीं हुआ, जो मेन फैसला अभी बाकी है जो 9 तारीख के लिए फिक्स है, उस मेन केस का फैसला नहीं हुआ, बल्कि एक जो हुक्म था उसका जो एक स्टे था उसको खत्म किया गया है। और अगर देखा जाए तो 4 घंटे जो आर्गूमेंट्स हुए उसके अंदर यही बात जो है हमारी तरफ से पुष्ट की गई कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई भी फैसला दे। और वो बात दलाइल होने के बाद जब दूसरी तरफ से भी ये गलत बानी की जा रही है कि उनको मौका नहीं दिया गया, प्रॉपर मौका दिया गया और दलाइल मुकम्मल होने के बाद ही ये फैसला आया, और यही जो फैसला दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको गलत करार देते हुए ये कहा गया कि बल्ले का निशान जो है वो अलॉट किया जाए और जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया जाए जी। लेकिन अच्छा, ये आप देखें, ये पॉइंट में आया फैज साहब के भी सामने रखूंगा, पहले आप ही इस पर कमेंट कर दें कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे। नईम साहब, अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है तो इसका मतलब तमाम सियासी जमातों को खुली छूट है, वो फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं नहीं करवाएं, उन पर कोई ऐसा इदारा नहीं है कि वो फिर कार्रवाई कर सके। अगर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है तो फिर ये कार्रवाई करने का इख्तियार किसके पास है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके पास जो इख्तियार है वो इस हद तक है कि अगर कोई पार्टी जो है लेट करवाती है तो उसके ऊपर जो है आपने उनको जो है अगर वो लेट करवाते हैं तो उसके ऊपर जो फाइन है वो मुख्तसर से आई थिंक सो कि 2 लाख के करीब है, वो फाइन किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि कोई भी पार्टी है उसने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने हैं और वो पार्टी का इंटरनल मामला है
कि वो उस आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। और अगर देखा जाए तो 175 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके क्या किसी जगह के ऊपर आज तक इलेक्शन कमीशन ने ये कहा हो कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है। और अगर हमारे चेक किए गए हैं जो कि उनके पास इख्तियार नहीं था, तो फिर इख्तियार को अगर इख्तियारात को इस्तेमाल किया गया है तो फिर मुकम्मल इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाता और तमाम पार्टियों के चेक किए जाते और जोड़ा जाता, तमाम की फाइलें रिकॉर्ड सामने रखा जाता और कहा जाता कि जी नहीं, हम देखेंगे कि जिस पार्टी के नहीं है ठीक हुए वो सारे ठीक करवाएं। बल्कि PMLN ने कितने जो हफ्ते हैं वो लगा दिए और उसके बाद उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाए और उनके कबूल कर ली जाते हैं। उन्होंने कोई ऐसी लीगल जो है प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया, जो कि दूसरी दफा भी और पहली दफा भी हमने किया था और दूसरी दफा भी किया था। पहले दिन ही ये कहा गया कि जनाब आपने इलेक्शन के हवाले से कोई बताया नहीं, कोई मकाम का नहीं जिक्र किया गया कि किस जगह के ऊपर होने हैं, छुपा के किया। आपके सामने है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और वैसे भी हमने अपने सोशल मीडिया तो नहीं साहब, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन आपने ठीक भी करवाए हैं और दूसरों के जैसे भी करवाए हैं, तो अगर ये दूसरों के जैसे हैं तो फिर ठीक कैसे हैं? चूंकि माजी में इसी तर्ज अमल पर आप तनकीद भी करते रहे दूसरी जमातों के। मैं आपके पास इस पॉइंट के साथ वापस आता हूं, लेकिन राया फरीद साहब भी जो पॉइंट नईम साहब ने उठाया कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे। वो जुर्माना तो कर सकता है लेकिन ये वाला उसके पास इतना बड़ा इख्तियार नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने फिर किस कैपेसिटी में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया? देखिए, मैं नईम भाई की बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं और मुझे लगता है कि पीटीआई का जो फंडामेंटल फ्लॉ रहा है, पीटीआई की लीगल टीम का फंडामेंटल जो प्रॉब्लम रही है, वो आई थिंक मिस रीडिंग ऑफ लॉ है और अदारों पे ट्रस्ट ना करना और अदारों और कानून की जो प्रोसेसेस जो कानून ने ले डाउन किए हुए उनको फॉलो ना करके फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगना। देखिए, सिंबल किसी पार्टी को सिंबल एज ऑफ राइट नहीं मिलता, ये आप बात समझ लें। ये नहीं है कि एक पार्टी क्योंकि जन्म ली थी एक क्रिकेटर के साथ तो बैट उनको एज ऑफ राइट को डिवाइन राइट से उनको बैट मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैट इनका डे वन से निशान है भी नहीं, पहले पीटीआई के पास भी आया साहब, चिराग के निशान पर पीटीआई ने अपने इनिशियल इलेक्शंस लड़े। बिल्कुल, पास्ट के अंदर एमक्यूएम के भी निशान चेंज हुए, पॉलिटिकल पार्टीज के निशान चेंज होते रहते हैं। देखिए, सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने अलॉट करना है एक सिंबल, उसके लिए जरूरी ये है कि कंप्लायंस होनी चाहिए सेक्शन 208 एंड 209 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। वो 208 कहता है कि आपने पीरियोडिक इलेक्शंस करवाने हैं। पीटीआई के इलेक्शंस 2021 में पेंडिंग थे, आज तक सीधे नहीं हो पाए। उसके बाद इनके पास मौका था इलेक्शन कमीशन में जाकर एक अपने इंट्रा पार्टीज को डिफेंड करने का, लेकिन उन इंट्रा पार्टी, देखिए 2012 में पीटीआई ने इलेक्शंस कराए थे, मसाली इलेक्शंस थे, पूरे पाकिस्तान के लिए एक एग्जांपल बने थे। उसके बाद से 2016 का इलेक्शन का भी बड़ी कंट्रोवर्सी थी और इन इलेक्शंस को डिले करने में अगर किसी का रोल है वो पीटीआई का रोल ही है। और मेरे ख्याल में पीटीआई की लीगल टीम जो है वो शायद कुछ गलत मशवरे देती है कि रादर देन के वो फोकस इस बात पे करती कि पीएमएलएन ने क्या किया और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, वो कानून की किताब खोल के देख लेते कि हमने इलेक्शंस करवाने और इलेक्शन का मैकेनिज्म कहाँ पे है आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो ही नहीं किया। और ये कौन से इलेक्शंस हैं जिसके अंदर आपने सीईसी की अपॉइंटमेंट की, लेकिन आर्टिकल 9 ऑफ योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन आपने बाकी इलेक्शन कमिश्नर की ना तो हायरिंग की, ना कोई बात पता चली, आपका सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट भी प्रॉब्लमैटिक, ना कोई रूल्स आए, ना कोई रेगुलेशंस आए, ना कोई स्केड्यूल आया, ना कोई नॉमिनेशन की टाइमलाइन आई, ना कोई वोट काउंटिंग का प्रोसीजर हुआ। ऐसे कौन से इलेक्शंस हैं जिसको कोई भी अदारा जो है वो फ्री एंड फेयर डिक्लेयर करेगा? लेकिन पीटीआई रादर देन कि वो फॉलो कर लेती, पीटीआई का सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, ऑर्डर फेवरेबल होगा तो वो कानूनी होगा, ऑर्डर नहीं फेवरेबल होगा तो वो इलीगल होगा। वो जज जो इनके फेवर में ऑर्डर देगा वो बहुत अच्छा होगा। ये सब कुछ हो गया, एक डेडलाइन इनको दी गई और इन्होंने जो कमियां या खामियों के साथ इन्होंने वो इलेक्शन अपनी मर्जी से कंडक्ट करवाया। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो क्या है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उन्होंने कलअदम करार दिया, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है और इसको वो प्रैक्टिस भी माजी में करती रही है, या फिर ये पहले ही हम इस तरह का केस देख रहे हैं कि ये एक पार्टी को उन्होंने इस वक्त इलेक्शन के लिए उसका चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है? देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215(4) है स्पेसिफिकली, जो कहता है कि इलेक्शन सिंबल की जो किसी भी पार्टी को अलॉट होता है उसके लिए जरूरी है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए हों। अगर आप नहीं करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको आपके सिंबल अलॉट नहीं करेगा। ये 2021 से प्रॉब्लम चल रही थी, ये कोई कल की प्रॉब्लम नहीं थी। इट्स बीन 3 years। अगर आप 3 साल में अपने इलेक्शन सीधे नहीं करवा सक रहे
तो आपका जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पूरी जो आइडियोलॉजी और जो मंत्र है जो इतने टाइम से आप सुनाते आ रहे हैं, अगर आप अपने विद इन पार्टी नहीं कर पाए तो आप क्या मिसाल बनाकर दुनिया पाकिस्तान को पेश करते हैं कि हम बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हक में हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं? आपके तो विद इन पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और यही प्रॉब्लम पीटीआई की जनरली हर तरह की आप अदालती कार्रवाइयों में देखें तो एक रिजेंटमेंट नजर आती है उन जजेस से, उस तरह के अदारों से, जहां पे भी इनको लगता है कि कोई कागज मांग ले, कोई कानूनी कागज या कोई सर्टिफिकेशन, तो सडनली एक नैरेटिव बन जाता है कि ये जज जो है शायद ये बायस्ड हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर शायद बायस्ड हैं, ये ट्रिब्यूनल शायद बायस्ड हैं। एक कानून है, कानून का मैकेनिज्म है, आपको फॉलो करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, अब ये जो इलेक्शन एक्ट है 215 और इसकी जो सब क्लॉज आपने 4 की अभी आपने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बताई, तो अब पीटीआई की टीम किस अंडरस्टैंडिंग से इसको लेती है, जरा नईम साहब से हम जाने। नईम साहब, ये 215 और इसकी क्लॉज जो 4, अब ये तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देती है कि वो अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तौर पर कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं करवाए गए तो फिर वो निशान अलॉट करे ना करे, उसका इख्तियार है। देखिए, बात ये जो मेरे भाई ने सवाल उठाए हैं मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा और इसके ऊपर भी आता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा कि हमने जो टाइम के ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए की बदनीति थी, मुझे ये बताया कि 71 डेज जो है वो फैसला महफूज किया गया। मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि ये किस जमात से हैं, क्या उन्होंने उसके ऊपर बात की कि 71 डेज क्यों फैसला महफूज किया रखा गया? और ये भी रिकॉर्ड के ऊपर इनको देखना चाहिए था कि 2022 के अंदर जो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, जो उसके बाद हमें नोटिस भिजवाया गया, उसके अंदर ये जिक्र ही नहीं था कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। उसके अंदर ये था कि आपके ये डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड वगैरह और ये दस्तावेजात मिस हैं, वो आप लेकर आए और उसके बाद जो है वो आकर यहाँ पर सबमिट करवा दें। हमने वो तमाम प्रोसेस किया और सारा सबमिट करवा दिया और उसके बाद बार बार मीटिंग होती रही और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि बैलेट पेपर के ऊपर भले का निशान भी होगा और चेयरमैन पीटीआई ही चेयरमैन जो है इमरान खान साहब ही चेयरमैन होंगे। लेकिन 71 डेज जब फैसला महफूज किए रखा गया, बदनीति सिर्फ ये थी कि उस फैसले को लटकाया जाए और लोगों के अंदर जो होप है वो उसके ऊपर डाका डाला जाए और उनके अंदर मायूसी पैदा की जाए कि बल्ले का निशान पता नहीं बैलेट पेपर के ऊपर होगा, चेयरमैन पीटीआई होंगे, जेल से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, लोगों के अगवा हो रहे हैं, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और ये सारी चीजें। तो उसके बाद जो है जब ये फैसला दिया गया तो उसके अंदर ये कहा गया कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाएं। अब हमने जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई शेड्यूल मेंशन नहीं किया, तो उसके ऊपर अगर आपको मैं सबूत भी भेज देता हूं और हमारे जो जितने पेजेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेरे 50 शो पड़े हुए हैं जिसके अंदर मैंने ये जिक्र किया है कि कल हो रहा है जी, आज हो रहा है और मिस्टर गौर साहब की भी बयान है। तो वो अगर काजी फाजिल साहब की तरह इनको भी नहीं नजर आ रहा है तो फिर इनकी मर्जी, हम उसके अंदर क्या कह सकते हैं। अब रही अकबर एस बाबर टाइप के लोगों की बात, तो वो जिस तरह से उनको प्लांट किया गया वो भी सबके सामने है कि जो एक बंदा पीटीआई का मेंबर ही नहीं है और वो जो क्लेम करता है मेंबर हूं और वो बल्ले का निशान लेकर कहता है। नहीं साहब, अकबर एस बाबर साहब को तो आप लोग पीटीआई का मेंबर नहीं कंसीडर करते, लेकिन जो पीटीआई के अपने मेंबर्स हैं उनमें से किसी ने भी बैरिस्टर गौहर अली साहब के नाम पर उनके मुकाबले पर आकर कॉन्टेस्ट करने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया? यानी पीटीआई में कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं था जो ख्वाहिश रखता हो, जिसको उम्मीद है कि मैं भी आकर पीटीआई पार्टी को हेड कर सकता हूं? और इसकी वजह देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ये होती हैं कि ये इंटरनल मामला होता है। मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर मरियम नवाज साहबा या कोई भी वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब या किसी जमात का भी कोई इलेक्शन होता है या जरदारी साहब, कोई मुझे बता दें कि उनके मुखालिफ उनकी जमात में इसी तरह से कोई कंटेस्ट करने के लिए इस पार्टी होता है, वो देखता है जी कि मेरे चेयरमैन ने इस बंदे को जो है वो सेक्रेटरी जनरल के लिए कंटेस्ट किया है। वो इंटरनल तौर पर अगर कोई ख्वाहिश रखता है वो जरूर एक तंजीमें बनी होती हैं, वो रिक्वेस्ट करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बुनियाद ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो निजाम है वो गलत है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और उनका तर्ज हुक्मरानी गलत है और हम ठीक हैं। और आज आप उन्हीं के फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की मिसालें दे रहे हैं आप, उन्हीं जमातों की जिन पर आप जिंदगी भर तनकीद करते रहे, जिनके खिलाफ सियासत की आपने। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हम इंटर पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हैं और इंटर पार्टी इलेक्शन जो होते हैं वो एक इंटरनल मामला होता है पार्टी का। आज तक हमने किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया किसी के हवाले कि उन्होंने इस तरह से जो है अपना इंतखाब किया है तो उन्होंने ये किया है। बात यह है इस वक्त जो हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लोगों को अगवा भी कर लिया, इमरान खान साहब को नायल भी कर लिया, उन्हें जेल में भी डाल दिया गया और लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा ली गई। उसके बावजूद जो है पीटीआई जो है वो टॉप ट्रेंड है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा कि जनाब आपने किसी सूरत जो है वो पोलिंग जो है हल्कों में जाकर नहीं करनी ताकि लोगों तक हकायक ना पहुंचे या इंटरनेशनल तौर पर दुनिया को पता ना चले कि एक मकबूल जमात है, एक मकबूल लीडर है, उसको किस तरह से उसकी जमात को क्रैश किया जा रहा है और जमहूरियत को कैसे डीरेल किया जा रहा है। तो लिहाजा ये हकायक नहीं आने चाहिए। अब अगर बात की जाए निगरान सेटअप की या जो आरओ की बात इन्होंने की है कि इनका एतराज है जी उस इदारे पे एतराज है,
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि निगरान हुकूमत क्यों जो है वो इंतखाबात को डीले करना चाहती है। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि मुख्तलिफ जिलों से जो है हमें शिकायत मिली, उसके बावजूद आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हमने बाकायदा तौर पर लेटर लिखा, लेकिन उन शिकायत का कोई असाला नहीं किया गया। तो वो क्यों लिख रहा है इलेक्शन कमीशन? और आरओ और डीआरओ की बात रह गई। ये वही डीआरओज हैं जो जिन्होंने एमपीयू के तहत लोगों को उठाया है। ये वही डीआरओज हैं जो हमारे जलसों में पानी छोड़ते हैं। ये वही डीआरओज हैं जो हमारे झंडे के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। ये वही डीआरओज हैं जो हमें जलसे की इजाजत नहीं देते, नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल देते हैं। ये वही सीसीपीयू हैं जो सलूट मारते हैं और हमारे लोगों को अंदर डाला जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। एसएचओ साहब जमशेद दस्ती की बयान के ऊपर आकर अमल दे रहे होते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, जो हलफ के ऊपर कह रहा है, जो साबका मेंबर नेशनल असेंबली है, बजाय ये कि ये सियासतदान और सारा मुआशरा जो इस वक्त मुआशरा तो साथ खड़ा है, लेकिन ये जो सियासतदान जो बेनिफिशियरी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो ये चीजें चलो ठीक है, ये आप ये कह रहे हैं दूसरी सियासी जमातों ने भी इस तरह से इलेक्शंस करवाए और जब आप लोगों ने भी उसी तरीके से कराया तो आपका एतराज क्यों है? ठीक है, चले नईम साहब जरा मौका दीजिएगा, जरा याया फरीद साहब से इस पर मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। याया साहब, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्लेम है कि पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने माजी में इसी प्रैक्टिस के तहत इलेक्शन करवाएं, अब जाहिर है कि थोड़ी हैरत भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन जमातों का हवाला दे रही है, उनकी मिसालें दे रही है, लेकिन ये फिर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो किया तो फिर इलेक्शन कमीशन को उन पर एतराज क्यों नहीं है और इन पर क्यों है? देखिए, ये बात मैं आपको पहले भी मैंने कही और मैं फिर कहूंगा कि पीटीआई के लीगल टीम को अपने लीगल बैटल्स अपने मेरिट्स पे लड़ने होंगे, अपनी फाउंडेशन पे लड़ने होंगे। और यही आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में नजर आया है कि अगर आप ये आर्ग्यूमेंट लेंगे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं और वैसा करती हैं, मतलब आप कहना चाहते हैं कि हर जगह तो प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर हमने प्रॉब्लम कर दी तो आपको क्या मसला हो गया? ये आर्ग्यूमेंट जो है, देखिए, पॉलिटिकली या ये सोशल मीडिया के लिए या मीडिया के लिए तो एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन जब आप कानून की बात करते हैं और कानून के तकाजे आपने पूरे करने होते हैं तो आप ये आर्ग्यूमेंट किसी अदालत के सामने या ट्रिब्यूनल के सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि आपने कानूनी कागजात अपने पूरे करने होते हैं। और देखें, अगर तो पीटीआई को ये खदशा था और है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही या कि कोई अदारा जो है वो उनको खास स्क्रूटनाइज कर रहा है, तो फिर तो आप थोड़े एक्स्ट्रा कॉशियस हो सकते थे। आप कहते हैं 71 डेज की बात, लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 जून 2021 से स्टोरी स्टार्ट हुई हुई आपके इलेक्शंस की। तो पीटीआई के और लीगल टीम के पास काफी टाइम था और पीटीआई के पास काफी टाइम था कि वो इलेक्शंस करवा सकते थे। और आज जहां तक इलेक्शंस की बात आती है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर 22 दिसंबर 2023 का तो खोल कर देखिए, वो बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर है जिसके अंदर जो बुनियादी मसला था वो ये था कि इलेक्शंस जो थे वो पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होने थे और कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैकेनिज्म था। ईसीपी ने पीटीआई के वकीलों से पूछा भी कि क्या आपने अपने इलेक्शंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर करवाए, तो उन्होंने किसी अपने रूल्स का जिक्र कर दिया कि ये हमने रूल्स के अंडर करवाए। और ये तो एक नईम भाई शायद इस बात से तो एग्री करेंगे कि बेसिक लॉयर, एक लॉ स्टूडेंट को भी पता होगा कि कोई रूल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम था पीटीआई के पास, और जब उनको ये खदशा भी था कि एक एक्स्ट्रा स्क्रूटनी की जा रही है, तो एटलीस्ट आप अपने पेपर वर्क को, अपने प्रोसेसेस को प्रॉपर्ली फॉलो कर लेते। और रादर देन ये है कि एक पेशावर हाई कोर्ट में जाकर आप पिटिशन फाइल कर देते हैं, फिर ऑर्डर आता है, फिर आप सेलिब्रेट करते हैं, वो प्री मैच्योर नजर आ जाती है और फिर आप ह्यूमिलिएट होते हैं। जिस तरह आप ये दूसरी जमातों के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और वो हवाले दे रहे हैं, जाहिर है कि वो आर्गूमेंट चलें इलेक्शन कमीशन या अदालत के सामने नहीं रखा जा सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन की साख पर फिर वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि माजी में अगर आपने किसी जमात को इस बुनियाद पर रिलीफ दिया हो और आज आप बहुत ही बारीक बीनी के साथ और बड़ा गौर से एक एक पॉइंट को ऐसे देख रहे हैं कि उसमें कहीं कोई रिलीफ वाला मामला नहीं मिल पा रहा, तो वो एक आपको कहीं डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा रवैयों का, बिहेवियर का, ट्रीटमेंट का थोड़ा फर्क है इलेक्शन कमीशन के पास? देखिए, इस बात पे कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए कि हर पार्टी, देखिए, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो एक बेसिक कंपोनेंट है फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और ये पार्टीज जिनकी थियोक्रेटिक फाउंडेशन ही यही है कि हमने सबको राइट देना है इलेक्शंस का, तो उनको अपने पार्टीज में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करना है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये लैप्स हो रहा है कि वो एक पार्टी को स्क्रूटनाइज कर रही है, तो दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम।
और वो एक, लेकिन उस प्रॉब्लम वो ये दो बाइंड्रीज है, मतलब ये कि ये नहीं आप कह सकते क्योंकि ठीक है, पीएमएलएन में भी ऐसा है तो हम भी ऐसा करेंगे, क्योंकि ये आपको लीगल बैटल्स नहीं ठीक है। जिताएगा, चलें यह सब आपको पॉलिटिकल ठीक बैटल्स है, चलें जिताएगा। हो छोड़ लेते जाएंगे हैं। सोशल यह मीडिया पे। फरीद और नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब जो आज स्टे ऑर्डर वापस हुआ है और एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हुआ, इसके कुछ सियासी और अखलाकी पहलुओं पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बहाल कर दिया गया। उसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे मुश्किलात बहुत बढ़ती जा रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में भी कोई ख़ास कामयाबी मिलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती नज़र नहीं आ रही, चूँकि वहाँ भी जो मुकालमा हुआ लतीफ़ खोसा का जस्टिस काजी फाइज़ा साहब से, ज़रा इस सेगमेंट में उससे मुतालिक भी थोड़ी सी बात करेंगे, चूँकि हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात थी जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के तहफ़्फ़ुज़ात को और मुतालबात को बार बार दोहरा रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बढ़कर मुतल्लिका फोरम से रुजू किया और अब ये मामला उनका अदालत में भी है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो चुके हैं और आज जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया गया उसके बाद सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली होती, इस वक्त सियासी जमातें देख रही हैं। गौस न्याजी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये पहले तो जो पेशावर हाईकोर्ट ने अपना स्टे ख़त्म किया और इलेक्शन कमीशन का फैसला एक बार फिर बहाल हुआ, उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आपका एक बुनियादी मुतालबा था, क्या वो अब ख़त्म हो चुका, वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके ख़त्म हो चुके हैं? चूँकि किसी मुतल्लिका फोरम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँच गई है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है अदालती फैसलों का, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई अदालत फैसला करती है और वो ठीक फैसला होता है और दुरुस्त फैसला होता है, अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होते हैं, बहुत बेहतर है, उन्हें करना चाहिए। हमारी अदालतें हैं और हम उनसे हमेशा ये तवक्को करते हैं। हमने अदालतों के सख्त फैसले भी माने, लेकिन हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन हमने किसी किस्म का भी अदालतों पे कोई वो दबाव डालने की या अदालतों की तज़हीक करने की कभी सोची भी नहीं है। तो हम तवक्को करते हैं अपनी अदालतों से कि वो बेहतर फैसले करेंगी। जहाँ तक ताल्लुक हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात का था, तो हमने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड कहा और इसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। अगर किसी जगह पे कोई बेज़ाब्ती हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाना, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि अब ख़त्म हो गए हैं तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे अभी पर दस्तूर हैं, बल्कि पाकिस्तान की जमहूरी तारीख की सबसे बड़ी जो प्री पोल रिगिंग है वो अब हो रही है और हर हलके के अंदर तो खुल्लम खुल्ला जो है वो उम्मीदवार ये बात कहते हैं कि हमें ऊपर से हम तो ऊपर से आए हैं और इस किस्म की बातें, और फिर वहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ। और हसन साहब, उन उम्मीदवारों का ताल्लुक किस सियासी जमात से? मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग कह रहे हैं, किसी एक मखसूस जमात के लोग ये कह रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नाम लूं, मुनासिब नहीं है। बाकी पता आपको भी है, कौम को भी है, सबको पता है। किसी बड़ी जमात की बात कर रहे हैं आप, या जो रीजनल जमातें होती हैं, सूबाई जमातें होती हैं, उनमें से किसी की बात? नहीं, रीजनल जमात क्यों होगी? रीजनल जमातों को बेचारियों का क्या उसमें लेना देना? ये तो कोई भी नेशनल पार्टी हो सकती है जी। सही। तो गौस न्याजी साहब, ज़ाहिर है एक नेशनल पार्टी पता है उसका अच्छा खासा। अच्छा, अभी आपके पार्टिसिपेंट भी उस पे जब अपना मौक़िफ़ देंगे तो वो आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो गुजारिश ये है कि आज भी हमारे हलकों के अंदर, मेरे अपने हलके के अंदर जो मुलाज़मीन हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके घर बार हैं, वो यहाँ के रिहायशी हैं, कई ज़मींदार भी हैं, कई गैर काश्तकार भी हैं, उनको इंतहाई तंग किया जा रहा है, उनके तबादले हो रहे हैं, उनकी ड्यूटियां जो हैं वो ड्यूटी आवर्स इस किस्म के लगाए जा रहे हैं कि ये किसी तरीके से भी वहाँ तंग हों और इनको पार्टी एफिलिएशंस जो हैं वो तब्दील करने के जोर दिया जाए। तो ये चीज़ें सारी हो रही हैं और
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी ये बात कहती है कि ये नहीं होना चाहिए। इसके नतीजे में कोई भी जमात जीते, वो ना मुल्क की खिदमत है ना जमहूरियत की ठीक है। तो खिदमत ऑन है। ग्राउंड इस वक्त जो वो एक पाकिस्तान पीपल्स और पार्टी को जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जो मुश्किलात दरपेश हैं, वो आपने हसन साहब बताएं जरा। गौस नहीं साहब, ये जो मुश्किलात इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हैं, क्या नून लीग के उम्मीदवारों को भी ऐसी कोई मुश्किलात हैं, या आप लोगों के लिए सब सेट है मामला और इलेक्शन कैंपेन बेहतर तरीके से चल रही है आप लोगों की? हम तो जमहूरी लोग हैं, अपनी कंपेन कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस है टिकट की तकसीम का है। अभी टिकट तकसीम हो जाएंगे, 13 जनवरी से हमारी इलेक्शन कंपेन जो है वो लास्ट हो जाएगी। तो हम तो ये कहते हैं ये मुफीद नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो हर दौर में होता है। हर पार्टी जो है वो कंप्लेन करती है, और दहशतगर्दी के मसाइल भी हर इलेक्शन में हुए हैं, 2013 में हुए हैं, 2018 में हुए हैं। लेकिन इन हालात में सिर्फ पाकिस्तान में ही हालात में इलेक्शन लड़ना है, हमारी सिस्टम को आगे जाना है। बजाय इसकी हम ऐसे वादे न करें कि जी गलत नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो गौ साहब, ये आप कह रहे हैं कि हम तो जमहूरी लोग हैं, तो ये दूसरी जमातें भी तो जमहूरी है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी बाकी तमाम जमातें हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कब से हम देख रहे हैं अपनी एक कैंपेन अवाम में जाकर शुरू कर रही है। नून लीग इतनी देर से अवाम में गई है, ये इसकी क्या वजह है? पहले आप अपने सारी जमातों के साथ मिल मिलाकर नंबर्स पूरे करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी बात नहीं, मियां साहब की तो 21 अक्टूबर को है, उसके बाद ये तो सारा एप्लीकेशन जो है वो तलब फैसले किए गए, टिकट जारी किए जाएंगे। तो मियां साहब तो 4 साल बाद वापस आएंगे। इसके तो उससे आने से पहले पार्टी में गैर हमारी बड़ी पुरानी पार्टी है, पार्टी में थोड़ी बहुत ग्रुपिंग होती है, लेकिन मियां साहब आने से तमाम जो है पार्टी यकजान हो रही है। तो ज़ाहिर उनकी वजह से फैसले लेना पड़े, सबकी मुशावरत करनी पड़ी, उसको थोड़ा टाइम लगता है। और जब देखेंगे कि इलेक्शन कैंपेन जब शुरू होगी तो उस वक्त आप देखेंगे कि मुस्लिम यूनियन के आप किस तरह कर रहे हैं। हमारा वोटर अभी खामोश है, हमारे अक्सर उम्मीदवारों को ये नहीं पता कि हमें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, सारे इंतजार में। जब टिकट मिल जाएंगे आप देखेंगे कि हमारी कैंपेन किस तरह टेक अप करती है। और ये जिसको अगेन करते में एक ही उम्मीदवार है तो जाहिर है वहाँ पर कंपेन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पॉइंट आपका आ गया। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जरा। नहीं मैदर पंजोता साहब, अब ये आपके चेयरमैन तो ये आज ऐलान कर चुके हैं कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करने नहीं जा रहे, बल्ले का निशान हमें मिले या कोई और निशान मिले। तो अब ये निशान नहीं मिलता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार, तमाम कैंडिडेट्स जो कि 7-7, 8-8 लोगों ने आप लोगों के एक हल्के से कागजात जमा करवाएं, तो ये सब फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में जाएंगे, चूंकि बाइकआउट ना करने का ऐलान तो कर चुके हैं आपके चेयरमैन। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। जैसे कि पहले भी हमारे भाई फरमा रहे थे, तो मैं बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि बेनज़ीर वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब वो तलवार वाला मामला आया था और निशान जो है वो उनका तीर जो है दिया गया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह हल किया था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, निशान जो है उसका बुनियादी हक है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर मामला ये है कि नाम जो है वो ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि अनपढ़ जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए नाम जो है उसके ऊपर मोहर लगाना, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कंट्रीज हैं बाहर जहाँ पर सिर्फ नाम लिखा जाता है और वो आसानी से लगा सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो अपने जो मुंतखब जिसको उन्होंने मुंतखब करना होता है उसको चूज करने के लिए उनके पास एक आसान जो है तरीका होता है कि वो उनको निशान जो है अलॉट किया जाए उस पार्टी को, और वो उस पार्टी को मुंतखब करें उसके ऊपर मोहर लगाकर। और ये उससे निशान जो है छीनना, ये एक जमहूरियत के ऊपर हमला है। वो किस तरह से हमला है कि अगर 80% अवाम एक पार्टी के साथ खड़ी है तो आप उसके वो खत्म कर लेते हैं और आजाद उम्मीदवार लाते हैं जिनका कोई भी निशान हो या कोई भी। तो ये भी एक इस तरह की साजिश मैं समझूंगा, क्योंकि जैसे सिंध हाउस में पहले मंडियां लगाई गई और ये उसी की एक कड़ी आगे बढ़ेगी कि वो आजाद उम्मीदवार जैसे ही मुंतखब होंगे तो फिर उन्हें ऑफर की जाएगी पैसों की और लालच लिए जाएंगे, और फिर वो आप मुल्क के अंदर कैसे कहेंगे कि ये जो है सियासी इस्तेकाम है या माशी जो है इस्तेकाम है। तो मैं ये समझता हूं, लेकिन बिल्कुल नईम साहब, अगर वो इतने नजरियाती होंगे तो फिर कितने भी ऑफर उनको कर लिए जाए, उनका जमीन तो कोई नहीं खरीद सकता। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। ठीक है, अब याया फरीद साहब, ये अगर बल्ले का निशान नहीं अलॉट होता और फिर ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स, तो एक निशान कितने कैंडिडेट्स को अलॉट हो सकता है? या फिर जब आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे तो इलेक्शन कमीशन एक शख्स को, एक आज़ाद उम्मीदवार को एक ही निशान अलॉट करेगा, उसके बाद क्या सिचुएशन हो सकती है? यानी कोई कंबाइंड निशान बहुत सारे लोग मिलकर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन में? जी देखिए, पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, बुनियादी हक की जहां तक बात आ रही है, देखिए तालीम भी बुनियादी हक है।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्टेट जो है वो मुझे मेरे घर में आके पढ़ाना शुरू कर देगी। इस बुनियादी हक के हसूल के लिए भी मुझे एक स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उधर भी एक डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, वो प्रोसेस से मैंने एक एक जमात आगे चलते जाना है। तो बुनियादी हक का मतलब ये नहीं है कि आप जो कानून है, जो प्री रेक्विजिट्स है उस बुनियादी हक के हसूल के लिए, आप उन प्री रेक्विजिट्स को इग्नोर कर दें या उन प्री रेक्विजिट्स का मजाक बना दें और कह दें कि जी हमने करा दिया इलेक्शन, हमारी प्रेस रिलीज ने शो कर दिया हमारे इलेक्शन, जबकि आपका आइन था, आपका एक, और आई एम श्योर नईम भाई अपने आइन को जानते हैं कि कितना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और वेल डिटेल्ड आइन है और एक बड़ा मसाली आइन है किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए। लेकिन वो नजर आया कि वो नहीं हुआ और वो मिसाल नहीं बनाई गई जिस आइडियोलॉजी पे पीटीआई हमेशा से जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट करती आई है। अब मैं इस बात पर आ जाता हूँ, देखिए पीटीआई को अगर बैट का सिंबल नहीं मिलता तो ये पीटीआई के लिए एक डिजास्टर होगा इलेक्शंस के लिए। मैं आपको ये भी बता, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है वो कह रही है हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसी जोश के साथ लड़ेंगे और वोटर उनको वोट देगा, लेकिन ग्राउंड पर पीटीआई को भी ये मालूम है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज बड़ा मुश्किल हो जाता है वोटर को कन्विंस करना जब आपका एक यूनिफॉर्म, आपका एक सिंबल ना हो, प्लस आपको माइनॉरिटी के सीट्स नहीं मिलेंगी, वुमेन रिजर्व सीट्स नहीं मिलेगी। कल अगर आपके पार्टी से डिफ्लेक्शन होगी, आप उस पर डिफ्लेक्शन का कानून अप्लाई नहीं होगा, एक एक जगह से 6-6 लोग। चलें, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया याया फरीद साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, गौस न्याई साहब, नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के प्रोग्राम की हिमायत से दस्तबरदारी का इंडिया दिया है, इसकी क्या डिटेल्स हैं और उसके क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और अभी IMF प्रोग्राम की दूसरी किस्त आने से चंद रोज़ पहले एक बड़ी डेवलपमेंट इस सिलसिले में हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने अपने चेयरमैन की क़यादत में, बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में IMF के नुमाइंदों से मुलाकात की और उसमें उन्होंने अपनी हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है जिसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताया गया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक क्लेम है, चूँकि साफ शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होने जा रहे और IMF के प्रोग्राम की बुनियाद ये थी कि साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो IMF का ये प्रोग्राम अप्रूव होगा। और जब इस प्रोग्राम की अप्रूवल हुई थी उस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने भी और दीगर तमाम जमातों की क़यादत ने भी IMF के इस प्रोग्राम की हिमायत की थी, उनसे मुलाकात की थी और वो वफ़द इस प्रोग्राम के अप्रूवल से पहले पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की क़यादत से मुलाकात कर चुका और उसके बाद ही इस प्रोग्राम की अप्रूवल हुई थी। अब जो हिमायत से दस्तबरदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके इस प्रोग्राम पर क्या असरात मुरतब होंगे, जो अगली किस्त आनी है और उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट का इजरा फिर होना है, और फिर अगर पाकिस्तान नए प्रोग्राम में जाता है तो उसके लिए कितना मुश्किल और कितना बड़ा चैलेंज होगा IMF को एक बार फिर कन्विंस करना कि एक बड़ी सियासी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात इस तरह से सामने आए। इस पर गुफ्तगू करते हैं। खाकान नजीब साहब हमारे मुआशियात में हमारे साथ मौजूद हैं। तो खाकान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ये कदम उठाया गया है, इससे पाकिस्तान और IMF का जो एक मुआहदा है उस पर क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं, पाकिस्तान के इमेज को कितना इंटरनेशनली इससे एक नुकसान पहुँचा है, ज़रा इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें। कोई भी मुल्क जो बैरूनी खसारों के चैलेंज में आ जाता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में, जिसमें आपने करंट अकाउंट को बहुत बढ़ा हुआ देखा पाकिस्तान का, या कोई भी मुल्क जिसको ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स पाकिस्तान की 25 अरब डॉलर हैं, ये पाकिस्तान के लिए क्वाइट डिफिकल्ट है इकट्ठा करना बगैर IMF सपोर्ट के। तो आप ये देखिए कि जब आपने प्रोग्राम नहीं किया था तो आपके रिजर्व्स 2.9 अरब डॉलर पे चले गए, डॉलर रुपी की पैरिटी कितनी कमज़ोर होना शुरू हो गई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपको तकरीबन जंक स्टेटस दे दिया। उसके बाद प्रोग्राम हुआ, आपके रिजर्व्स 8.7 अरब डॉलर पे आए, आपके रिजर्व्स इस वक्त 7.7 अरब डॉलर पे खड़े हैं। डिफ़ॉल्ट की बातें जो उस वक्त हुई वो चली गई, स्टॉक मार्केट राइज की, पाकिस्तान का बॉन्ड इंटरनेशनली 93% बढ़ा। नाउ दिस इज अ ह्यूज जंप। कहने का मकसद ये है कि आपके दोस्तों ने भी आपको ये कहा कि हम पैसे आपको तब देंगे, और इसमें आपके ब्रादर मुल्क शामिल थे, जब आप IMF के प्रोग्राम को साइन करेंगे। अब आप मुझे खुद बताइए कि इसमें कौन सी दो आरा रह गई हैं कि करंट SBA, याद रखिए कि ये प्रोग्राम भी नहीं है, ये तो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जो 9 माह की फैसिलिटी है जो आपको अप्रैल तक लेके जाता है, और ये 25 अरब डॉलर इस साल जमा करने में मदद साबित
मददगार साबित होगा। प्लस आपको कुछ अहदाफ 30 सितंबर के जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पूरे कर लिए हैं, और अब हम 31 दिसंबर के अहदाफ कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो भी पूरे कर लें। जैसे आपने कहा फरवरी में, चाहे जो दूसरा रिव्यू है पाकिस्तान का वो भी कंप्लीट हो जाए। देखिए पाकिस्तान ने इस वक्त ये 23वां प्रोग्राम लिया हुआ है। ये कतई तौर पे कोई अच्छी चीज नहीं है। एक आईसीयू का डॉक्टर है, उसके पास 23वीं दफा पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर चले गए हैं, बट दैट इज द स्टार्क रियलिटी। क्योंकि हमने वो स्ट्रक्चरल काम नहीं किए अपनी मईशत को दुरुस्त करने के लिए, ना ग्रोथ में, ना इन्वेस्टमेंट में, ना सेविंग्स में, ना एनर्जी में, तो हम यहाँ हैं। इसके बाद भी आप खगान साहब, ये किस तरह की सोच है एज सियासी जमात? अगर आप इख्तिदार में नहीं आएंगे या आप इलेक्शन से पहले का जो माहौल है उसके लिए अगर आप मुश्किल का शिकार हैं, तो फिर आप खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचाने का सोचेंगे, मुल्क की मईशत को आप इस तरह बदहाल करने की बात करेंगे। अब IMF कितना संजीदा ले सकता है इन बयानात को और इस तरह से हिमायत से दस्तबरदार होने को? पाकिस्तान की हर कटिंग, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का एक प्रोग्राम पूरा 13-16 का, दैट इज ओनली वन प्रोग्राम दैट पाकिस्तान हैज एवर कंप्लीटेड। आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, क्योंकि वो कंप्लीट करने में मैंने एक कलीदी टीम का पार्ट था मैं, सो मुझे मालूम है कि हर कटिंग पाकिस्तान से वहां जाती है। आप जो कटिंग भी आती है उनके बारे में वो वहां जाती है। सो यू नो ऑब्वियसली दे टेक नोटिस ऑफ एवरीथिंग, बट बात यह है कि आपको इस वक्त जो आपकी पॉलिसी लीडरशिप्स हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे वो हमारी तरह के थिंकर्स हों, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, one thing you have to fundamentally agree as stakeholders, whether you're in the government or in the opposition, पाकिस्तान को अगले 3 साल 25, 28, 30 अरब डॉलर हर साल जमा करने हैं। ये बगैर IMF सपोर्ट के आप नहीं कर सकते। सो इस सोच में जाइए ही ना। जो भी इनकमिंग गवर्नमेंट है उसको डिले भी नहीं करना चाहिए, पर एक चीज जरूर मुख्तलिफ करनी चाहिए। ये अगला प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, बहुत स्ट्रक्चरल होगा, बहुत डीप होगा। इसको होम ग्रोन बनाने के लिए टीम पुट टुगेदर कीजिए। मैं तो यहां तक कहता हूं जो ये प्लान ऑलरेडी लिख रही हो और उसकी निगोशिएशन कर रही हो, 11 PhDs आते हैं वहां से ये प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए। पाकिस्तान की थिंकिंग को आउटसोर्स कतई तौर पे ना कीजिए। और ये भी याद रखिए कि IMF का प्रोग्राम ही पाकिस्तान को सिर्फ ये राइड आउट कराएगा, लिक्विडिटी के इश्यूज सॉर्ट कराएगा, प्राइस एडजस्टमेंट्स आएंगी। लेकिन अब खगान साहब, चूंकि इलेक्शन को बेस बनाया जा रहा है इस वक्त, जिन तहफुजात का इजहार PTI ने इलेक्शन के लिए किया है, जब इलेक्शन के बाद भी शोर मचाया जाएगा कि इलेक्शन में धांधली हुई या इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है वो पूरी एक पिक्चर IMF के पास जाएगी, उनके सामने जाएगी। तो अगले प्रोग्राम के लिए कितना मुश्किल होगा IMF को फिर कन्विंस करना? देखिए ऑफ कोर्स जितने हालात चैलेंजिंग होंगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, पर IMF सॉवरन से डील करती है इस वक्त। वो इसलिए ये सारी कमिटमेंट्स मांग रही है बिकॉज इस वक्त 3-4 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बाहर हैं और एक केयरटेकर सेटअप है। वो समझना चाहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी आए तो क्या IMF का प्रोग्राम चलाएगा। मैं कहता हूं कि किसी की भी हुकूमत आ जाए, IMF में जितना डिले करेंगे उतनी तकलीफ होगी। IMF चूंकि सॉवरन से डील करती है, कमिटमेंट सॉवरन की होती है, सॉवरन स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी कमिटमेंट है एक्टिंग थ्रू द गवर्नमेंट, एक्टिंग थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। सो ये तो बात बिल्कुल कलीदी तौर पे तय है। मेरे ख्याल है आने वाली कोई भी हुकूमत, उनके पास ज़्यादा स्ट्रेट जैकेट से बाहर निकलने के लिए मौके नहीं होंगे। हमें जाना पड़ेगा IMF के प्रोग्राम में। पहले ये भी हमें देखना है कि करंट SBA का जो आखिरी रिव्यू है वो कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाए। ये रिव्यू फरवरी में है। मेरे ख्याल में ये रिव्यू केयर टेकर सेटअप ही फरवरी में कराकर फिर जाएंगे ताकि सारे अहदाफ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं, बिकॉज ये 9 महीने उन्हीं के टेन्योर में ये प्रोग्राम चला था। आई थिंक दैट इज हाउ वी विल प्ले आउट। बट यहाँ मैं फिर कह दूं, IMF प्रोग्राम तो अलोन जो है इज नॉट इनफ टू सॉल्व पाकिस्तान इश्यूज। आने वाली गवर्नमेंट को, आने वाली ऑपोजिशन को तो बहुत कलीदी एनर्जी सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, FPR में इतनी सर्जरी करनी है, तब जाके हम IMF की मैक्रो स्टेबिलिटी जो है उसको ग्रोथ में या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी में तब्दील कर पाएंगे। द टास्क अहेड ऑफ अस इज प्रीटी टफ।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खाका नजीब साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो अगले 6 से 8 माह का अरसा है उसमें आने वाली हुकूमत के लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं और जो पाकिस्तान को पेमेंट्स इस वक्त दूसरे ममालिक को और दूसरे इदारों को करनी है उसके लिए IMF की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है पाकिस्तानी मईशत की और हुकूमत फिर मईशत को लेकर किस हद तक संजीदगी का मुजाहरा करती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।